हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके सामने बिहार एसआई दरोगा के लिए जीनियस का सेट पे जो प्रैक्टिस सेट है उनका पहला सेट लेकर के हम आपके सामने उपस्थित है। आइए बिना किसी देर के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल हो जाएगा, भारत में पाए गए आरंभिक आदि मानव के साक्ष्य कितने पुराने हैं? आपको बताना है कितने पुराने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये 5 लाख पुराना है। और दोस्तों, ये मिला कहाँ से है? तो ये मिला है सिंधु और झेलम नदियों के बीच फैले प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। राइट, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। ये कहाँ से खोजे गए हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल ये गुजरात में पाए गए हैं। और गुजरात में कौन कौन है या देख लीजिए आप। तो लोथल से गोदीवाड़ा बंदरगाह मकान बनाने का कारखाना एवं कपास के साक्ष्य मिले हैं। और अलादीनो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल था। और धौलागिरी जो सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे विकसित स्थल हुआ करता था। भारत में सिंधु सभ्यता सबसे बड़े स्थल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये धौलावीरा एवं राखीगढ़ी थे। ठीक है दोस्तों, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा है? आपको बताना है। तो ये सोन और गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है? तो सबको पता होगा कि ये स्थानीय शासन के लिए यानी कि ग्राम प्रशासन के लिए ये प्रसिद्ध माने जाते हैं चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 17 बार आक्रमण किया था। ये इनका जो सबसे पहला आक्रमण था वो 1000 ईस्वी में हुआ था। इनका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद उसने हिंदू शाही शासक जयपाल को परास्त किया था, जिसे उसके महमूद के इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु लिखा है। और इसका जो अंतिम आक्रमण था ये 1027 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे, पहला हुआ था 1000 ईस्वी में और सबसे लास्ट जो हुआ था वो 1027 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये हम समझते हैं कि हर किसी को पता होगा। राइट आंसर इसका हम्पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महावत खान पर नूरजहां की विजय के क्या कारण थे? तो महावत खान पर नूरजहां की विजय के क्या कारण थे आपको बताना है। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट रखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ये 1 और 2 है, ऑप्शन बी। यानी कि महावत खान की सेना में राजपूत सैनिकों की बढ़ती अलोकप्रियता और दूसरा था नूरजहां का धैर्य शासन और दूरदर्शिता। ये 2 कारण थे जिसकी वजह से नूरजहां जो है महावत खान के ऊपर विजय प्राप्त करी थी। अब महावत खान के बारे में जान लेते हैं। तो महावत खान एक महान सेना नायक था जिसने अपने पराक्रमपूर्ण कार्यों के बल पर अमीर उल उमरा के प्रतिष्ठा प्राप्त करी थी। महावत खान की सेना में राजपूत सैनिकों की अलोकप्रियता बढ़ गई थी। और 1626 ईस्वी में महावत खान ने झेलम नदी के तट पर विद्रोह करते हुए जहांगीर नूरजहां और उसके भाई आसफ खान को बंदी बना लिया। नूरजहां ने अपने धैर्य शासन कूटनीतिक दूरदर्शिता से विद्रोह को दबा दिया था। और ये लड़ाई कब लड़ी गई थी दोस्तों? याद रखेंगे 1626 झेलम नदी के तट पर। ये भी आप नहीं भूलेंगे। निम्न में से किसे कंपनी का महाधिकार पत्र कहा जाता है? तो किसको कंपनी का महाधिकार पत्र कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये फरूख सियर को कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इसी ने जारी किया था, सबको पता होगा, जिसको हम हिंदी में महाधिकार पत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राज्य जिसके साथ लॉर्ड डलहौजी ने सहायक संधि की थी वो कौन कौन से राज्य हैं? तो लॉर्ड वेलेस्ली जो कि 1798 से 1805 ईस्वी तक ये गवर्नर जनरल रहे थे। 1798 से 1805 ईस्वी तक। ठीक है, तो वेलेस्ली ने किन किन राज्यों को अपने सहायक संधि के तहत मिलाया था? तो उनमें आ जाएंगे हैदराबाद, ये 1798 ईस्वी में मिलाया गया था हैदराबाद को सहायक संधि के थ्रू। मैसूर को 1799 ईस्वी में मिलाया गया था। आप डेटा भी ईस्वी भी याद रखते चलेंगे। और अगर हम बात करें अवध की, तो अवध को 1801 ईस्वी में मिलाया गया था। और उसके बाद पेशवा को 1801 ईस्वी में, बरार एवं भोसले 1803 ईस्वी में, और सिंधिया को 1804 ईस्वी में मिलाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आपका ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, यानी सबको इन्होंने मिलाया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9th नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ये उनको मिला था 49वें अधिवेशन। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये बंबई में 1934 में आयोजित हुआ था, याद रखेंगे 1934 में। और कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ये बंबई में हुआ था। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? सब लोग कमेंट करके बताओ मेरे आंसर देने से पहले दोस्तों। तो गांधी जी ने द्वारा शुरू की गई
ये साप्ताहिक पत्रिका कौन कौन से थे? इसका राइट आंसर है आपका यंग इंडिया। ये एक साप्ताहिक पत्रिका हुआ करता था और दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के स्थानीय निवासियों पर हो रहे अत्याचारों को देख करके इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी इन्होंने निकाला था। ठीक है, ये तो बाल गंगाधर तिलक है। केसरी अल हिलाल तो आपको पता होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे अल हिलाल के। अब बताओ कॉमरेड के कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताओ कि कॉमरेड अखबार कौन निकाला था। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये किया गया था 1972 ईस्वी में। एक कोयला खान संरक्षण और विकास अधिनियम 1974 ईस्वी में आया था दोस्तों, और इसके तहत कोयले के वितरण पर उत्पाद शुल्क लगाने की बात की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फ्यूहरर जो उपाधि है ये किसे दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी का था, उसको ये उपाधि दी गई थी। क्यों, क्या? तो फ्यूहरर की उपाधि दी गई थी एडोल्फ हिटलर को। तो हिटलर के बारे में जान लेते हैं। तो 1889 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। 1921 ईस्वी में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन किया था और मीन कैंप लिखा था इसने, और नाजियों की बाइबल के रूप में जिसे जाना जाता है। मेरा संघर्ष नाम का ये किताब हिटलर के द्वारा ही लिखा गया था। निम्न में से किसका आयोजन लंदन में हुआ था? आपको बताना है किसका आयोजन लंदन में हुआ था। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे उन सब का आयोजन लंदन में किया गया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में आयोजित हुआ था। ये 12 नवंबर 1930 को। और इसमें गोलमेज सम्मेलन जो फर्स्ट था, इसकी अध्यक्षता की थी तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड, और कांग्रेस के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, जबकि हिंदू लीग, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग और राजवाड़ों ने इसमें भाग लिया था। और 7 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। कब? तो 7 सितंबर 1931 को दूसरा आपका प्रारंभ हुआ था, और कांग्रेस की तरफ से इसमें गांधी जी भाग लिए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन स्वतंत्रता प्राप्ति और सांप्रदायिकता के सवाल पर असफल रहा था। वही अगर हम बात करें तीसरे गोलमेज सम्मेलन की, तो ये 17 नवंबर 1932 को 17 नवंबर 1932 को शुरू हुआ था, और कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने इसमें भाग नहीं लिया था, और ये बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया था। तो याद रखेंगे, पहला और तीसरा नवंबर महीने में हुए थे और दूसरा सितंबर महीने में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तो किसने कर्जन वाइली की हत्या की थी? तो बहुत ही फेमस केस है दोस्तों ये। कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? तो सबको पता होगा कि 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने किया था। आप ईस्वी सन याद रखेंगे, 1909 ईस्वी को लंदन में किया था। आप जगह भी याद रखेंगे दोस्तों, लंदन में मदन लाल ढींगरा ने 1909 ईस्वी में कर्जन वाइली, जो कि उस वक्त इंडिया सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनकी हत्या करी गई थी। प्रकाशीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सब लोग कमेंट करके बताओ, बहुत ही आसान सवाल है। तो उसको हम स्टार्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखो, क्वेश्चन पूछने का अंदाज है। तो सूर्य सबसे निकटतम तारा है, उसके बाद जो निकटतम तारा है उससे पृथ्वी तक पहुंचने में जो लाइट को समय लगता है वो कितना लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4.2 वर्ष। तो प्रॉक्सिमा सेंटरी ये सूर्य के पश्चात पृथ्वी के निकट का सबसे तारा है, जिसकी दूरी पृथ्वी से कितना है? तो 4.2 प्रकाश वर्ष है। 4.2 ये लाइट ईयर है इसका, प्रॉक्सिमा सेंटरी का। तो याद रखेंगे, सूर्य के बाद अगर धरती के नजदीक कोई तारा है तो उसका नाम क्या है? तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी नाम है, और वो पृथ्वी से कितना दूर है? तो 4.2 लाइट ईयर दूर है। इसीलिए उसके प्रकाश पृथ्वी को पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करते हुए सूर्य के समीप आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो हम उसको कहते हैं दोस्तों इस पेरीहेलियन। पेरीहेलियन कहा जाता है उसको। वह बिंदु जिस पर वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर यात्रा करते हुए सूर्य के समीप आती है, तो उसको हम उपसौर बिंदु या पेरीहेलियन कहते हैं। दैट मीन्स, कहने का ये मतलब है कि अगर ये कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट है और अर्थ यहाँ पर है और इस पे कोई आपका प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो ये वाला दूरी सबसे दूर हो जाएगा और ये वाला सबसे नजदीक हो जाएगा। तो सबसे नजदीक दूरी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? सबसे नजदीक दूरी को कहा जाता है पेरीहेलियन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसार का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है? आपको बताना है कि सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सियरा नेवाडा है। ये कैलिफोर्निया में है स्थित संसार का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है। ब्लैक फॉरेस्ट
ये आपका यूरोप का है, या वासियस जिसको कहते हैं। सॉल्ट रेंज कहाँ पे है आप याद रखेंगे, सॉल्ट रेंज आपका पाकिस्तान में पड़ता है, और ब्लैक ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी यानी कि यूरोप में पड़ता है। और बसाच रेंज की अगर हम बात करें तो दोस्तों बसाच रेंज ये यूएसए का ही है अगेन, और ये आपका पाकिस्तान का है, और ये आपका यूरोप यानी जर्मनी के आसपास का, जर्मनी स्विट्जरलैंड के आसपास ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंडागर्त कहाँ स्थित है, आपको बताना है कि सुंडागर्त जो है ये कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हिंद महासागर में है। सबको पता होगा दोस्तों कि सुंडागर्त जो है वो हिंद महासागर में स्थित है, और इसकी गहराई जो है ये 8,152 मीटर है। आप ये भी नहीं भूलेंगे, 8,152 मीटर है, और ये जावा द्वीप के पास है। ये इंडोनेशिया पड़ता है जावा द्वीप, तो उसी के पास ये सुंडा ट्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, सभी लोग कमेंट करके बताओ बिना मेरे आंसर बताए कि किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये बाइनोक्यूलर दूरबीन का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे ज्यादा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि रूस में पाया जाता है सबसे ज्यादा आपका एस्बेस्टस, जबकि चीन और ब्राजील क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का निकटतम दूसरा समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। दोस्तों सबसे पहला जो निकटतम पड़ोसी देश है भारत का समुद्री, वो श्रीलंका है, और दूसरा आपका हो जाएगा वो इंडोनेशिया है, क्योंकि अंडमान निकोबार से ये काफी नजदीक पड़ता है। राइट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंट दर्रा किससे जोड़ता है, तो एलिफेंट दर्रा जो है दोस्तों वो जाफना और श्रीलंका को जोड़ता है। जाफना आपको पता होगा कि श्रीलंका का जो नॉर्दर्न एरिया है, कि तमिल बहुल इलाका है, जाफना को श्रीलंका से जोड़ने का काम एलिफेंट दर्रा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है, तो पश्चिमी तट पर आपको बताना है कि कौन सा बंदरगाह है। तो कांडला भी है, मुंबई भी है, और आपका न्यू मंगलोर भी है। ये राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो कांडला आपका गुजरात में, मुंबई मुंबई में, मार्मा गोवा गोवा में, न्यू मंगलुरु कोच्चि, जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू भी आपका महाराष्ट्र में है, कोच्चि आपका केरल में है, और न्यू मंगलुरु भी केरल में। खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है, आपको बताना है कि खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भावनगर और सूरत के बीच है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कच्छ की खाड़ी ये जामनगर और भुज के बीच है, और खंबात की खाड़ी भावनगर और सूरत के बीच है। आपको याद रखना होगा भुज नगर और जामनगर के बीच कौन सी खाड़ी है, तो ये होगा कच्छ की खाड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है, वो राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये एक ठंडा प्रदेश है। राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण क्या कहलाता है, तो ऊपरी मृदा का जो पृथक्करण है उसको हम सॉइल इरोजन या अपरदन कहते हैं, इसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। राइट आंसर बी है। सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में है, तो सबको पता होगा कि सिमलीपाल उड़ीसा में है, और यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवरों में बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, लपुपुक्ष, बंदर, गीदड़, लकड़बग्घा और बनेला है। बड़ग जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, आपको बताना है कि बड़ग जनजाति जो है वो किस क्षेत्र में निवास करती है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। कौन, तमिल बड़ग जनजाति, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ये पश्चिमी घाट की जनजाति है, और नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति भी रहती है, याद रखेंगे। टोडा जनजाति भी नीलगिरी के पहाड़ियों में ही रहती है, और बड़ग भी रहती है। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, तो ये सब लोगों को पता होगा कि 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत ये जो गवर्नर जनरल का पद था इसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेषता है, कौन भारतीय संविधान की एक विशेषता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये सब के सब विशेषता है।
तो संसदीय प्रणाली, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष राज्य, सार्वभौमिक मताधिकार और संघात्मक विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एडम स्मिथ है इसके लेखक। एडम स्मिथ इज द राइट आंसर। और डेविड रिकार्डो लिखा है। डेविड रिकार्डो ने कौन सी पुस्तक लिखी है? द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ये डेविड रिकार्डो का है, याद रखेंगे। डेविड रिकार्डो ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन। और जॉन रॉबिन्सन की जो पुस्तक का नाम है वो है दोस्तों द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल्स। ये जॉन रॉबिन्सन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान के कौन से अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की परिकल्पना सम्मिलित की गई है? यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में बताया गया था। अनुच्छेद 44 में बताया गया है, लगभग हर किसी को पता होगा ये। भारत में अभी तक मात्र गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी। इनका नियुक्त किया जाता है किनके द्वारा? तो लोकसभा में जिनको हम चुन करके भेजते हैं बाय द वोटिंग के माध्यम से वो नियुक्त करते हैं अपने में से किसी एक व्यक्ति को। शून्य काल क्या होता है? ये अक्सर दोस्तों पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। शून्य काल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है कि जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना विचार होता है, उसको हम शून्य काल कहते हैं। और ये लगभग 12 बजे अर्थात 12 से 1 बजे के समय ये इस काल को हम लोग शून्य काल कहते हैं। इस काल में बिना अध्यक्ष की पूर्वानुमति के सामाजिक महत्व के विषयों को सदन के पटल पर रखा जा सकता है। वर्तमान में शून्य काल का जो समय है वो 1 से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। अभी जनरली ये 12 से 1 हुआ करता था, लेकिन अभी ये 1 से 2 बजे के बीच होता है। याद रखेंगे, 0 आवर। अब आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपके सामने कुछ कथन दिए गए हैं। विधानमंडल राज्य सूची पर कानून बना सकता है। समवर्ती सूची पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता दिया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है कौन नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये आपके दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं इसको आसानी से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो अगेन बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अनुच्छेद 324 ये आपको करता है। आर्टिकल 324। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ था तो अनुच्छेद 352 के तहत भारत में 26 अक्टूबर 1962 को ये आपातकाल की घोषणा की गई थी, जो कि चली थी कब तक दोस्तों? तो 10 जनवरी 1968 तक चली थी। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को और किस नाम से जाना जाता है? यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कीमत का सिद्धांत। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, यानी कि कीमत का सिद्धांत भी कहते हैं। मूल्य सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, प्राइस प्रिंसिपल भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि देश का पहला ट्रेड पॉइंट किस स्थान पर स्थापित किया गया है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये नई दिल्ली में किया गया है ट्रेड पॉइंट की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कोयला उद्योग का संचालन एवं नियंत्रण कौन करता है? आपको बताना है कि भारतीय कोयला उद्योग का संचालन और नियंत्रण कौन करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मतलब कि CIL और सिंगरेली कोयलरीज लिमिटेड, ये दोनों मिल करके करते हैं। 42 का राइट आंसर आपका डी है, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेली कोयलरीज लिमिटेड ये दोनों मिलकर करते हैं। 1972-1973 में 2 चरणों में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसी के तहत इसको पब्लिक सेक्टर का हिस्सा बनाया गया था। भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ये सल्फर का, जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से सल्फर का भारत सबसे ज्यादा आयात करता है, क्योंकि बॉक्साइट, मैग्नीज और अभ्रक ये भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित किए जाते हैं और सल्फर का आयात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध नॉकआउट से है? 44 का जो राइट आंसर है, नॉकआउट शब्द का इस्तेमाल मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग में किया जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन
कोलकाता में 1879 में ये पीडब्ल्यूएफ फंड के द्वारा आपूर्ति किया गया था। 1898 में भारत का प्रथम विद्युत गृह दार्जिलिंग में प्रारंभ किया गया था। तो राइट आंसर आपका कोलकाता में है। और कब शुरू किया गया था दोस्तों? इसकी शुरुआत 1879 में किया गया था। और वही पहला ताप विद्युत केंद्र की अगर हम बात करें तो वो दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था 1898 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ क्या होता है ना? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्रय शक्ति पर आधारित मांग। क्रय शक्ति पर आधारित मांग को हम जनरली मांग कहते हैं। और इसमें 3 बातें होती हैं, कौन कौन? तो वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वस्तु को खरीदने के उपलब्ध साधन और साधनों पर खर्च करने की तत्परता। और कुछ अन्य शास्त्रियों ने भी 2 अन्य मांगों को भी इसमें रखा है, जैसे कि वस्तु प्राप्ति की इच्छा कीमत विशेष से होना और मांग का संबंध किसी समय विशेष से होना। मांग के प्रकार 3 तरीके के होते हैं, मूल्य मांग, आय मांग और आड़ीय तिरछी मांग। ये 3 तरीके के मांग होते हैं। यानी ये डिमांड था दोस्तों। डिमांड 3 तरीके के होते हैं। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो ब्रिटिश सरकार के सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहा जाता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सफेद फंडा किसका प्रतीक? सफेद झंडा अगर हम ये सफेद झंडा जो है ये किसका प्रतीक नहीं है? तो सफेद झंडे का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध विराम, शांति एवं दोस्ती से है। तो युद्ध का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि युद्ध रोकने के लिए सफेद झंडे का इस्तेमाल किया जाता है। विंडोज में एड रिमूव प्रोग्राम, एड न्यू हार्डवेयर, मोडम आदि जैसे आइकॉन किसमें रहते हैं? एंड द राइट आंसर ये सबको पता होगा कि राइट आंसर इसका बी है, ये कंट्रोल पैनल में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के डीवीडी क्या होता है? दोस्तों डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। वायु में प्रचक्री यानी स्पिनिंग क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। ये किसके प्रमेय के द्वारा किया जा सकता है दोस्तों? तो बर्नौली के प्रमेय द्रवों के प्रवाह की व्याख्या करते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बर्नौली के प्रमेय के आधार पर हम इसको समझा सकते हैं। राइट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती है। किसका परिवर्ती है दोस्तों? राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये कार्बन बटन माइक्रोफोन भी इसे कहा जाता है। यह ध्वनि को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। ये प्रेरकत्व एक युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे वायुमंडल में ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वायु होती है, क्या होता है? राइट आंसर इज वायु विरल यानी पतली होती जाती है। एक घूमते हुए शाफ्ट से धागे से बंधी हुई एक गेंद समान गति पर घूमती है। शाफ्ट को अचानक रोकने पर गेंद के कोणीय वेग के साथ धागा शाफ्ट के चारों ओर लिपटना आरंभ कर देता है। तो आपको बताना है कि जब ऐसा होगा तो कोणीय वेग घटेगा कि बढ़ेगा, क्या होगा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये घटते हुए कोणीय वेग के साथ धागा जो है लिपटना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? एंड द राइट आंसर इज वेवलेंथ। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ के द्वारा निर्धारित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से विद्युत का सबसे खराब चालक है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सबसे खराब चालक तो कार्बन ही है, बाकी तो तीनों मेटल्स हैं वो अच्छे सुचालक हैं विद्युत के। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। आपको पता होगा डायोप्टर में हम लोग माप मेजर करते हैं लेंस की शक्ति मेजर करने के लिए। राइट आंसर आपका बी है। ऊष्मा संवाहकता का गुणांक का आयाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MLT -3 थीटा -1। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं? तो वोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सबसे ऊपर वाले भाग को क्रेस्ट कहते हैं।
यदि विद्युत प्रवाह व वोल्टेज 90 डिग्री से फेज के बाहर है तो पावर क्या होगा? तो पावर शून्य के बराबर होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो W बराबर PI होता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणविक भार कितना है? तो ये तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों को ऐड करके प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार निकल आता है, तो 22 हो जाएगा। ईरान में कार्बन 4 एक दूसरे से अनुबद्ध होते हैं, तो कौन से संरचना से अनुबद्ध होते हैं? तो ये टेट्राहेड्रल बंध होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। एवोगाड्रो कांस्टेंट का मान कितना होता है? आपको बताना है। एवोगाड्रो स्थिरांक का मान 6.022 गुने 10 की पावर 23 प्रति मोल होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में नगरपालिका जल का उपचार साधारणतः किससे किया जाता है? यानी कि द क्लीनिंग ऑफ म्युनिसिपल वाटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। समुद्र के जल में क्या पाया जाता है, आपको बताना है। एंड द राइट आंसर इज आयोडीन पाया जाता है समुद्र के जल में। ज्यादातर अच्छी खासी संख्या में आयोडीन पाया जाता है। ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है, तो किसका किसका मिश्र धातु है ब्रॉन्ज? तो कांसा, ब्रॉन्ज का मतलब होता है कांसा। इसमें कॉपर और टीन होते हैं, तो कॉपर 88% होता है और टीन 12% होता है। कॉपर 88% होता है और टीन 12% होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी। टंगस्टन का गलनांक बिंदु क्या होता है? आपको पता होगा कि टंगस्टन का इस्तेमाल ये बल्ब में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि उसके नजदीक यही है 3000। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी होती है? तो कौन सी गैस ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी होती है दोस्तों? तो सबको पता होगा कि कार्बन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होता है और ओजोन गैस के ह्रास के कारण होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ट्रांसमीटरों के ऊपर बफर एम्पलीफायरों का काम होता है, ये किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये आरएफ चरणों को विलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या होता है? तो आपको पता होगा कि ऑक्टागोनल होता है सल्फर के स्ट्रक्चर, यानी एसेट होता है। धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? 71 हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक। केचुआ से क्या लाभ होता है, आपको बताना है कि केचुआ से क्या लाभ होता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहा जाता है, जमीन को उपजाऊ बनाने में हेल्प करता है। लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में प्रयुक्त होता है, ये किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों लौंग जो होता है ये पुष्पकलिका से प्राप्त होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजेन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यकृत। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। शरीर में सर्वप्रथम ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होता है। गृहिणी के हाथ का औजार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये है इंटरमीडिएट यानी मध्यस्थ। तो वस्तु उसे कहते हैं जो उत्पादन के द्वारा प्राप्त होता है या प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। मुक्त वस्तु वह है जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तथा उसकी अक्सर लागत नहीं होती है। और इंटरमीडिएरी ऐसे वस्तुओं कहते हैं जो उत्पादन में सहायता करती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी,
ये इंटरमीडियरी। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। 77 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ORT यानी कि मौखिक पुनः जल योजन चिकित्सा किसके रोगोपचार से संबंधित है? ORT आपको बताना है कि किस रोग के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। इसका पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। तो ये अतिसार यानी अल्सर के बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन इंसेक्ट है। तो चींटी, तिलचट्टा, खटमल तीनों ही इंसेक्ट होते हैं। कीट वर्ग जो है ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इन सभी में 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों के तीनों इंसेक्ट हैं और किस में आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा में आते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौधों में पत्तियों से भोजन लेकर शेष भागों में कौन पहुंचाता है? तो भोजन लेकर आपका पता होगा कि फ्लोएम लेकर जाता है और जाइलम जल लेकर जाने का काम करता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बिहार का नाम बिहार कब पड़ा? आपको बताना है कि बिहार का नाम बिहार कब पड़ा है। तो राइट आंसर इज बिहार का जो वैदिक युग में नाम जो था वो प्राच्य या पूर्व प्रदेश था। मौर्य युग में इसका नाम मगध था और मुस्लिम काल में बिहार शब्द पढ़ा दिया गया है। बिहार शब्द, बिहार शब्द का अपभ्रंश विहार है, यानी कि बिहार से ही बिहार बना है। राइट दोस्तों, तो ये मुस्लिम काल में इसका नाम बिहार पड़ा है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला निम्नलिखित में से कौन है? तो इसको बताने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये रोहतास जिला है और इसकी साक्षरता जो दर है वो 75.59% है। और सबसे कम, ये भी सबको पता होगा कि पूर्णिया में है, सबसे कम पूर्णिया में। और परसेंटेज कितना है दोस्तों? तो वो है 52.49%। ठीक है, अब आपको बताना है, कुछ स्टेटमेंट आपके सामने रखेंगे कि बिहार का भूभाग मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। बिहार के कुल भूभाग में अधिकांश हिस्सा मैदानी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है। तो राइट आंसर आपका इसका सी हो जाएगा कि ए एवं आर सही है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का एकमात्र तथा विश्व का सबसे बड़ा पैराइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बिहार। ठीक है दोस्तों, तो रोहतास जिले के अमझोर में करीब 109 वर्ग किलोमीटर में पाइराइट्स पाया जाता है। इसमें अनुमानित संचित भंडार करीब 40 करोड़ है। इसमें गंधक का अंश 47% होता है। अमझोर में आयरन पाइराइट का एक कारखाना भी है। इस बजट में स्कूल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन बिहार सरकार की योजना है? आपको बताना है कि जो दिया गया क्वेश्चन है इसमें से कौन बिहार सरकार की योजना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सब के सब इसमें से बिहार सरकार की योजनाएं हैं। तो कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत बीपीएल परिवार के सदस्यों की मृत्यु होने पर दाह संस्कार हेतु 1500 रुपया दिया जाता है। और बजट में स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्ड योजना, 9वीं एवं 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए निःशुल्क साइकिल योजना शुरू किया गया है। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? आपको बताना है कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं। सभी लोग बताएंगे कि बिहार में 9 प्रमंडल है। कौन कौन? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। तो राइट आंसर आपका इसका 9 है। अब निम्न युग्मों को आपको सम्मिलित करना है, कौन किसका राइट आंसर है। कुछ आपको जब महाजनपद दिए गए हैं, गणराज्य दिए गए हैं और एक तरफ उनकी राजधानी दी गई है। आपको बताना है कि कौन किसकी राजधानी है। तो वज्जित संघ की राजधानी क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। मगध की राजधानी गिरिव्रज हो जाएगा। अंग की राजधानी चंपा हो जाएगा और विदेह की राजधानी जनकपुर हो जाएगा। तो एक का बी देख लीजिए। 87 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। ए का 2 यहाँ लिखा गया है उल्टा दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। महाकाव्य भारत के अनुसार मगध का सबसे आरंभिक राजवंश निम्न में से कौन सा है? तो महाकाव्य महाभारत के अनुसार मगध का सबसे आरंभिक जो राजवंश था दोस्तों वो माना जाता है
वृहद्रथ वंश को। 88 का राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और इसकी राजधानी गिरिव्रज हुआ करती थी। और इसका जो अंतिम शासक, ये जरासंध इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। और अंतिम शासक था रिपुंजय था, जिसकी हत्या जो थी वो उसके सामंत पुलिक ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। तो अगेन मैचिंग क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन सी है। तो ये बिहार में कुछ ऑपरेशन चलाए गए हैं, उसी से रिलेटेड आपको पूछा गया है। तो ऑपरेशन चाणक्य बाजार में दैनिक वस्तुओं में मिलावट को रोकने के लिए किया गया था। तो यानी ऑपरेशन चाणक्य जो है वस्तुओं में मिलावट को रोकने के लिए किया गया था। और ऑपरेशन कोबरा जो है दोस्तों, ऑपरेशन टोडरमल राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रमों में तीव्र लाने के लिए था। तो ये तो हो जाएगा टोडरमल का। और ऑपरेशन जॉन का संबंध उग्रवादी समूहों के उन्मूलन से था और कोबरा का माफिया उन्मूलन से। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ये 1921 ईस्वी में बिहार उड़ीसा। अब यहाँ से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, आप इनको देख लेंगे। तो एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा? तो 91। आपको पता, चाल निकाल लीजिए। चाल कैसे निकालेंगे? तो 6000/8 करेंगे, दूरी बटा समय, आपको चाल निकल जाएगा कितना। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 750 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो नया चाल क्या हो जाएगा, आप दोनों को ऐड कर देंगे, 750 प्लस 250, और ये कुल आ जाएगा 1000 किलोमीटर पर आवर नया जो आएगा आपका। और आपका डिस्टेंस दिया गया है, तो वहां से आप टाइम निकाल लेंगे डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 9 घंटा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 90 दिन के बाद राजा ने काम करना शुरू किया। पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो मान लीजिए कि टाइम जो पूरा समय लगा है वो टी टाइम लगा है, राइट। तो 10 दिन बाद शुरू करता है, तो यानी कि t-10 हो जाएगा। अब क्या करो, बटा 20 प्लस अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो देखो, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। मान लो कि टोटल टाइम टी लगता है, तो कितने दिन बाद से शुरू करता है ये? 10 दिन बाद। कितने दिन में पूरा करता है? तो 20। टाइम जानते हो कैसे निकालते हैं हम, वर्क अपॉन डेज निकाल लो। तो t-10/20 प्लस, क्योंकि 1/20 क्या है ये, तो हो गया आपका एक दिन का काम। तो कितने दिन बाद करता है? तो t-10 दिन बाद, और ये t दिन बाद करता है, तो t/20। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, बराबर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो t बराबर 16 फ्रैक्शन 2/3 आएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका कह रहा है कि मान क्या होगा। देखो ये 10 के पावर 3 है रूट में, है ना। 10 का पावर -3 है, क्षमा करिएगा। ये 10 के पावर -3, और ये इधर से 3, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें 441 इंटू 10⁻⁻6 है ये, ठीक है ना। 3 और 3 6। अब इसका मान पूछ रहा है, तो 441 का क्या होता है 21, तो 10 के पावर -3 आ जाएगा। अब देख लो कहाँ पे है, ये है आपका। ए और बी की औसत आय 200 रुपए है, और सी और डी की औसत आय 250 रुपए है। बी, सी और डी की औसत आय कितनी है? आपको बताना है कि ए, बी, सी और डी की औसत आय कितनी है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। तो ए, बी, सी, डी की औसत आय निकालना है, तो आप क्या करोगे? सिंपल सा तरीका है, 200 इंटू 2/4 और प्लस 250 इंटू 2, क्योंकि इन दोनों का है तो टोटल सम निकाल लीजिए, और इसका टोटल सम निकाल लीजिए, भाग दे दीजिए 4 से, क्योंकि जो टोटल तो 4 ही लोग हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 225 रुपए आएगा। एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत से 20% अधिक लिखता है। वह अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? आपको बताना है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो लागत मूल्य मान लीजिए 100 रुपए है, इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मानने में। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपये अधिक रखता है तो 120 रुपये हो जाएगा अंकित मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10% का छूट देता है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100-10/100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो 108 रुपये आएगा। क्या आ गया? 108 रुपये विक्रय मूल्य आ गया।
तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे, 108 में से 100 घटा दो, 8% आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत की पहली किसान रेल को 7 अगस्त 2020 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस भारत की पहली बहुकृषि उत्पाद ढोने वाली ट्रेन का परिचालन इस रूट पर किया गया है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये देवलाली से दानापुर, ये पटना और महाराष्ट्र के बीच चलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में प्रस्तावित भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद से एक अस्थायी तंबू में स्थापित रामलला की प्रतिमा को मंदिर में प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस प्रस्तावित मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 97 का ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतलब चंद्रकांत सोमपुरा ने इसका डिजाइन तैयार किया है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हाल ही में किसने जम्मू व कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के दूसरे उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ली है? 98 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो अरब सागर के जिस पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन अगस्त 2020 में शुरू किया गया वह किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 99। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये यूएई में किया गया है, संयुक्त अरब अमारात में किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा 2020 में जारी अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या कितनी रही? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये 2967 हो गई है। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला जीनियस जो बुक आती है उसका पहला बिहार दरोगा का टेस्ट प्रैक्टिस सेट। हम कोशिश करेंगे कि इसके और भी टेस्ट आगे जल्द से जल्द लाने की कोशिश करें। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं और इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।